हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। 10th साइंस के रिवीजन सीरीज में सीरीज का यह चौथा वीडियो है, जिसमें हम लगभग 10 से 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यह सीरीज 100 क्वेश्चन का सीरीज है। अगर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो 10th साइंस के सभी क्वेश्चन को आप कंप्लीट मान सकते हैं और इससे बहुत सारा क्वेश्चन 10th बोर्ड जो बिहार बोर्ड में डायरेक्ट आ सकता है। देखते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है दांत कितने प्रकार के होते हैं, नाम एवं कार्य लिखे। तो दांत कितना प्रकार का होता है, आपको लोग पता होगा। दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितना? 4 दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है इंसीजर। दूसरा का नाम है केनाइन। इंसीजर्स लिख लीजिएगा, एक दांत नहीं होता है, 2 केनाइन्स। तीसरा होता है प्रीमोलर और चौथा होता है मोलर। देख लीजिए, जो होता है आगे वाला दांत होता है इंसीजर, उसका काम होता है भोजन को काटने का। क्या होता है? भोजन को काटने का कार्य करता है। इसका कार्य क्या है? भोजन को काटना। दूसरा केनाइन जो होता है, तीखा दांत होता है, मांस आर को चीरने फाड़ने का काम करता है। यानी मांस को फाड़ने या चीरने फाड़ने का काम। अगला क्या है? अगला प्रीमोलर क्या करता है? भोजन को पीसने का कार्य करता है। भोजन को बारीक करने का कार्य करता है। भोजन को पीसना। चौथा मोलर क्या करता है? भोजन को महीन से पीसना। ये थोड़ा पीस देता है और ये भोजन को पूरा महीन कर देता है। भोजन को महीन से पीसना। समझ गए होंगे। पहला काम काटना, दूसरा काम चीरना फाड़ना, तीसरा काम पीसना, चौथा काम महीन। समजात और समवृत्त अंकों की परिभाषा देना है। समजात अंक किसे कहते हैं, देख लेते हैं। समजात अंग ऐसा अंग जिसकी संरचना समान एवं कार्य अलग हो। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का हाथ है, कुत्ते का अगला पैर है, तो दोनों की बनावट समान है लेकिन दोनों का काम अलग है। हम लोग लिखने का कार्य कर रहे हैं, कुत्ता चलने का कार्य करता है। तो क्या लिखे? वैसा अंग जिसकी संरचना या बनावट समान एवं कार्य भिन्न हो। अलग हो, क्या कहलाता है? समजात अंग कहलाता है। समजात अंग कहलाता है। जैसे बोले मनुष्य का हाथ एवं कुत्ते का अग्रपाद मैंने आगे वाला पैर, अग्र मैंने आगे, पाद मैंने पैर। आगे देखते हैं। दूसरा क्या है? समवृत्त अंग। इसके उल्टा होता है समवृत्त अंग। यानी इसमें क्या है? बनावट समान कार्य अलग, उसमें रहेगा बनावट अलग कार्य समान। वैसा अंग जिसकी बनावट अलग अलग हो परंतु कार्य समान हो। जैसे देखिए, तितली का जो पंख होता है और कोई पक्षी का पंख होता है। पक्षी का पंख का बनावट मनुष्य के हाथ की तरह होता है, लेकिन तितली के पंख की बनावट अलग होता है, लेकिन दोनों उड़ने का काम कर रहा है। क्या कहलाता है?
संवृत्त अंग कहलाता है, संवृत्त अंग कहलाता है। जैसे में पक्षी का डायना पंख एवं तितली का पंख, तितली का पंख। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता रहता है, ध्यान लिख दीजिएगा। अगला है ओपराय प्लेसेंटा क्या है? ओपराय प्लेसेंटा क्या है? तो माँ के नाभि द्वारा क्या होता है, ऐसा नलिका होता है जो भ्रूण को माँ के रक्त द्वारा भ्रूण का पोषण करता है। यानी मान लीजिए यहाँ भ्रूण है, इसमें एक नलकानुमा स्ट्रक्चर है, इसको अपरा बोलते हैं, जो माँ के रक्त द्वारा जुड़ा होता है। इसी से भ्रूण को पोषण एवं उत्सर्जन, इसी द्वारा भ्रूण उत्सर्जन भी करता है। तो वह नलिका जिसके द्वारा भ्रूण माँ के रक्त द्वारा पोषित एवं उसका क्या होता है, अवशिष्ट पदार्थों का निष्कर्षण होता है। वह नलिकानुमा संरचना जो भ्रूण को माँ के रक्त से जोड़ता है, ओपरा या प्लेसेंटा कहलाता है। अपरा या प्लेसेंटा कहलाता है। इसी नलिका द्वारा भ्रूण को पोषण, भ्रूण के लिए पोषण एवं उत्सर्जन का कार्य होता है। पोषण एवं उत्सर्जन का कार्य होता है। ध्यान रखिएगा चीज को। शोषण और स्वच्छोबास में क्या अंतर है? शोषण क्या होता है? शोषण होता है ऑक्सीजन का ग्रहण करके उसे ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करना। ग्लूकोज है, हमारे पास खाना में ग्लूकोज है, ग्लूकोज में ऑक्सीजन मिला है, यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करना क्या कहलाता है? शोषण कहलाता है। लेकिन श्वास छोड़ना और श्वास लेना क्या कहलाता है? स्वच्छोबास कहलाता है। तो दोनों परिभाषा कंप्लीट हो गया, तो आराम से इसका लिख सकते हैं। एक बार शोषण, एक बार स्वच्छोबास। समझिए क्या बोले? परिभाषा पहले लिखेंगे, एक नंबर में परिभाषा लिखेंगे कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण से, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करने की विधि को शोषण कहते हैं। शोषण कहते हैं। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करने की विधि को शोषण कहते हैं। स्वच्छोबास किसे कहते हैं? श्वास यानी सांस लेने और छोड़ने की क्रिया, लेने और छोड़ने की क्रिया स्वच्छोबास कहते हैं। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया क्या कहते हैं? स्वच्छोबास। दूसरा नंबर जो है, जो शोषण की क्रिया होती है वो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रियम होती है, लेकिन स्वच्छोबास की क्रिया कोशिका के बाहर होती है।
यह क्रिया कोशिका के माइटोकॉन्ड्रियम होती है, यानी कोशिका में होती है, लिख दीजिए कोशिका में होती है। यह क्रिया कोशिका के बाहर होती है, कोशिका के बाहर होती है। तीसरा लिख सकते हैं, इस क्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है, इस क्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है। तीसरा, इस क्रिया से ऊर्जा मुक्त नहीं होती है। हो गया श्वासोच्छ्वास। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों को क्यों चुना? तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए, मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है, इसने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना? क्योंकि जो मटर का पौधा होता है 1-2 साल में हो जाता है, 1 से 2 साल में हो जाता है, इसलिए इसका परीक्षण करना आसान है। मान लीजिए कोई पौधा 10 साल में परिपक्व होता है, तो 10 साल तक परीक्षण करना बहुत ही मुश्किल है, तो इसलिए इसका लिया गया इसको परीक्षण के लिए, क्योंकि 1 से 2 साल में हो जाता है, 1-2 साल परीक्षण करना कोई मुश्किल नहीं। दूसरा, मटर के पौधे के विभिन्न किस्म उपलब्ध है, विभिन्न किस्म उपलब्ध है। अगर किस्म उपलब्ध रहेगा तब तो उसको क्रॉसिंग करा के देखेंगे कौन सा आनुवंशिक गुण बदल रहा है। यानी 2 कारण है, मेंडल ने मटर के पौधों को ही चयन प्रयोग में लिया, उसके पीछे 2 कारण है। ये 1 से 2 साल में हो जाती है, जिसके कारण जो होता है कि ऑब्जर्वेशन या परीक्षण करने में आसानी होती है। दूसरा, इसके विभिन्न किस्म उपलब्ध हैं, ताकि इससे हम अलग अलग क्रॉसिंग कराकर देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या परिवर्तन हो सकता है। तो दोनों कारण ध्यान रखिएगा। देखिए क्या लिखेंगे, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर को निम्न कारणों से चुना। मटर को निम्न कारणों की वजह से चुना। पहला क्या है, इसकी परिपक्व समय सीमा, परिपक्व में तैयार होने की समय सीमा 1 से 2 वर्ष है, 1 से 2 वर्ष होती है। जिसके कारण इसकी परीक्षण में आसानी होगी, अगला क्या है, दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण यह हो सकता है कि मटर की बहुत सारी किस्में उपलब्ध है, जिसके कारण अलग अलग किस्मों के संकरण का अध्ययन अच्छे से किया जा सकता है।
अच्छे से किया जा सकता है। अगला देखिए, नर जनन हार्मोन का नाम एवं कार्य लिखें। नर जनन हार्मोन दो है, कौन कौन है? टेस्टोस्टेरोन है, एगो एंड्रोजन है। क्या क्या नाम कार्य देखिए कौन कौन है। एक तो है एंड्रोजन, एगो टेस्टोस्टेरोन, टेस्टेस्टेरोन। ये एंड्रोजन का काम क्या है? एंड्रोजन का काम है जब बच्चा होता है यानी भ्रूण होता है, भ्रूण में लिंग का निर्धारण करना, लिंग का निर्माण करना। और टेस्टोस्टेरोन का काम है क्या? कि शुक्राणु का निर्माण करना एवं दाढ़ी मूंछ जो भी होता है, क्या होता है नर में जो आता है, दाढ़ी या मूंछ या कोई लक्षण, यौवन लक्षण का विकास करना। तो ये दोनों काम ध्यान रखिएगा, लिख लेते हैं अच्छे से क्या क्या काम है। तो नर जनन हार्मोन का नाम एवं कार्य निम्न है। पहला क्या है? पहला है एंड्रोजन। इसका कार्य बच्चों में यानी शिशु में या भ्रूण में जनन अंगों का निर्माण करना, जनन अंगों का निर्माण करना है। दूसरा क्या है? टेस्टोस्टेरोन, इसका कार्य शुक्राणु निर्माण एवं शुक्राणु निर्माण एवं दाढ़ी मूंछ पुरुषों में वयस्कों में दाढ़ी मूंछ एवं अन्य लक्षणों का विकास करना है। अगला देखिए क्या रहा है? पुष्प के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का सचित्र वर्णन करें। देखिए ये क्वेश्चन 5 नंबर में आ सकता है, अच्छे से समझिएगा क्या क्या होता है। फिगर पढ़ते हैं। जैसे पढ़ रहे हैं सिंपल फिगर आप भी सिंपल पढ़िएगा। ये हो गया वर्तिका, क्योंकि एग्जाम में जो होता है वो केवल क्या होता है, आपका फिगर स्पष्ट होना चाहिए, नाम स्पष्ट होना चाहिए, कार्य पता लगना चाहिए, नंबर आपको मिल जाएगा। ये हो गया, क्या हो गया? पहला ये तो इसको कहते हैं वर्तिकाक, इसको कहते हैं परागकण, परागकोश, इसको कहते हैं तंतु, इसको कहते हैं अंडाशय। इसके बाद यहाँ होता है, यहाँ आएगा बाह्यदल, ये हो गया बाह्यदल। यहाँ आएगी हमारी पंखुड़ियाँ। बहुत आसान है बनाना ये फिगर।
इस प्रकार आप भी एक बार ट्राई कीजिएगा, फिगर बन जाएगा। ये हो गया हमारी पंखुड़ियाँ, हमारा फिगर लगभग कंप्लीट हो गया। क्या क्या नाम है, नाम अच्छा से लिख लेते हैं एक बार। इसको कहते हैं बाह्य दल, क्या बोलते हैं, बाह्य दल। इसको बोलते हैं पंखुड़ियाँ। पंखुड़ियाँ। इसको बोलते हैं तंतु। इसको बोलते हैं परागकण। इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। इसको बोलते हैं वर्तिका। इसको बोलते हैं अंडाशय। ठीक है, वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय। इसको मिला के बोलते हैं पुंग केसर। तीनों को मिला के बोलते हैं पुंग केसर। इसको मिला के क्या बोलते हैं, इधर ये दोनों को मिला के बोलते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर। पहले तो नाम अच्छा ध्यान रखिएगा, उसके बाद इसका काम क्या है बहुत ही आसान है, लिख लेंगे। समझ लीजिए पहले एक बार। बाह्य दल, तो बाह्य दल का कार्य क्या है। बाह्य दल पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है। इसका कार्य पुष्प को बाहरी वातावरण से रक्षा करना है। पंखुड़ियाँ क्या होती है, पंखुड़ियाँ इसका सबसे मुलायम एवं खूबसूरत भाग होती है, जिसका काम क्या है, फूल की खूबसूरती बढ़ाना, ताकि भौरे आकर उस पर परागण की क्रिया कर सके। उसके बाद क्या है, पराग का माने स्त्री के उल्टा पुल्टा हो गया, इसे कहते हैं स्त्री केसर। ये क्या है, स्त्री केसर। स्त्री का भाग है स्त्री केसर, ये है पुंग केसर। पुंग केसर। तब स्त्री केसर लिखेंगे पुंग केसर। पुंग केसर के अंतर्गत क्या आते हैं, तंतु और परागकण आते हैं, जो पुष्प का नर जननांग है। ये स्त्री केसर। स्त्री केसर के अंतर्गत वर्तिका, वर्तिकाग्र और क्या आते हैं, अंडाशय आते हैं, जो फूल का स्त्री जननांग। इतना लिखेंगे, काम खत्म हो जाएगा। पहला क्या लिखेंगे, बाह्य दल। बाह्य दल क्या बोले, यह पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है। बाहरी भाग होता है, जो पुष्प की रक्षा करता है। रक्षा करता है। दूसरा क्या है, पंखुड़ियाँ। पंखुड़ियाँ यह पुष्प का सबसे कोमल एवं सुंदर भाग होता है। सुंदर भाग होता है, जो कीटों कीट पराग कीट को आकर्षित करता है। आकर्षित करता है। जगह कम पड़ गया, पहले जगह ले लेते हैं। तीसरा क्या है, पुंग केसर। पुंग केसर यह फूल का नर जनन भाग होता है। नर जनन भाग होता है, जिसके अंतर्गत तंतु
परागकण परागकोश आते हैं, परागकण एवं परागकोश आते हैं, कोश आते हैं। क्या अगला है? स्त्री केसर। स्त्री केसर यह फूल का मादा जनन भाग होता है, जिसके अंतर्गत वर्तिकाग्र एवं अंडाशय आते हैं, अंडाशय आते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन। आगे बढ़ने के लिए एक पेज क्वेश्चन बोल रहा है बच्चे का लिंग का निर्धारण कैसे होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो मनुष्य होते हैं उसमें 23 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है। कितना जोड़ा? 23 जोड़ा, जिसमें 22 जोड़ा ऑटोसोम होते हैं, कायिक गुणसूत्र होते हैं। कायिक माने सेम, कायिक गुणसूत्र, और प्लस एक जोड़ा जो होता है उसे कहते हैं लिंग गुणसूत्र। पूछेगा कायिक गुणसूत्र कितना होता है, तो 22 जोड़ा। लिंग गुणसूत्र कितना होता है, तो 1 जोड़ा। और लिंग गुणसूत्र में पुरुष में XY होता है, महिला में कौन सी XX होता है। एक क्रॉस होता है तो XX मिलेगा, तो XX बनेगा। X के साथ Y मिल सकता है, X के साथ A भी X मिल सकता है, और A Y के साथ A भी X मिल सकता है। तो यहाँ लड़का होगा, यहाँ क्या होगी, XX मिले रहेगी तो लड़की होगी, XY मिलेगा तो लड़का होगा। इस प्रकार बच्चों में लिंग का निर्धारण होता है। किससे होता है? लिंग गुणसूत्र से। एक जोड़ा है उससे। 22 जोड़ा कोई काम का नहीं होता है, कायिक गुणसूत्र समान होता है। तो मनुष्य में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। गुणसूत्र पाया जाता है जिसमें 22 जोड़ा समान गुणसूत्र एवं एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है। लिंग गुणसूत्र होता 22 जोड़ा क्या होता है? समान गुणसूत्र। एक जोड़ा क्या होता है? लिंग गुणसूत्र होता है। इसी लिंग गुणसूत्र की सहायता से लिंग गुणसूत्र यह लिंग गुणसूत्र जो होता है पुरुष में क्या होता है? XY होता है। पुरुषों में XY एवं महिलाओं में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब देखिए पुरुष में क्या बोले? XX। मान लीजिए पुरुष है, ये मादा है, महिला है। पुरुष में कौन सा गुणसूत्र? XY। यहाँ क्या? XX। ऐसा होगा तो ये क्या होगा? XX। ये इससे होगा तो क्या होगा? ये भी XX। ये इससे होगा तो क्या होगा? XY। इससे होगा तो क्या होगा? XY। XX जो होगा उसे क्या कहते हैं? XX मतलब महिला वाला है, तो ये जो होगी चाइल्ड जो होगी लड़की होगी, ये चाइल्ड क्या होगा? लड़का होगा। इस प्रकार मनुष्य में लिंगों का निर्धारण होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए कह रहा है 5 यौन संचारित रोगों का नाम एवं उनके जीवाणु कारक एवं लक्षण लिखें। देखिए क्वेश्चन
5 यौन संचरित रोग निम्न है। 5 यौन संचरित रोग निम्न है। पहला सिफिलिस। सिफिलिस एवं संचरित रोग है जो बैक्टीरिया द्वारा होता है। किस द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? या बैक्टीरिया द्वारा होता है। बैक्टीरिया द्वारा होता है। लक्षण इसमें क्या है? इसमें लक्षण है बुखार रहेगा, नस या हृदय का नुकसान हो सकता है, घाव त्वचा पर चकत्ते हो सकते हैं। इसका लक्षण क्या है? लक्षण त्वचा पर घाव, बुखार आदि, ये सब इसके लक्षण। दूसरा क्या है? दूसरा का नाम है गोनोरिया। गोनोरिया इसमें क्या होता है? यह भी एक बैक्टीरिया द्वारा होता है। यह भी किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया द्वारा होता है। इसका लक्षण क्या है? इसका लक्षण जो है पेशाब में जलन, पेशाब में जलन, ये इसका लक्षण है। और बहुत सारे लक्षण है, लेकिन एक भी याद रखेगा, काम चल जाएगा। तीसरा क्या है? तीसरा है HIV। आप जानते होंगे HIV एक रोग होता है जिसे एड्स भी बोलते हैं। HIV एड्स ये क्या होता है? ये वायरस द्वारा होता है। यह वायरस द्वारा होता है। इसमें इम्यूनिटी जो होती है कमजोर पड़ जाती है। इसमें प्रतिरक्षी तंत्र कमजोर पड़ जाती है। कमजोर पड़ जाती है। देखिए चौथा नंबर कौन सा है? चौथा नंबर याद रखिएगा, हर्पीज होता है। हर्पीज कौन सा है? ये भी वायरस है। यह वायरस द्वारा होता है। इसका जो लक्षण है वो क्या है? बार बार संक्रमण होना। संक्रमण का मतलब एलर्जी टाइप का कुछ होना। संक्रमण होना। एक और ध्यान रखिए, हेपेटाइटिस बी एक होता है। कौन सा होता है? हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी बोलते हैं। ये भी क्या है? यौन संचरित रोग है। ये किससे होता है? ये भी वायरस से होता है। यह वायरस द्वारा होता है। और ध्यान क्या रखना है? इसका जो लक्षण है उसमें थकान, भूख ना लगना, पेट दर्द आदि है। लक्षण क्या है? थकान, भूख ना लगना, पेट दर्द, ये सब लक्षण है। तो ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आ सकता है कि किन्हीं 5 यौन संचरित रोगों का नाम लिखिए। तो सिफिलिस गोनोरिया बैक्टीरिया द्वारा होता है, या HIV, हार्पिज, हेपेटाइटिस भी किसके द्वारा होता है? वायरस द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियां कौन सी है? देखते हैं। गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियां निम्न है। गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियां निम्न है।
पहला प्राकृतिक विधि देखते हैं। प्राकृतिक विधि, प्राकृतिक विधि में क्या हो सकता है? जो महिलाओं के असुरक्षित और सुरक्षित दिन होते हैं, जब इस विधि में सुरक्षित या असुरक्षित दिनों के निर्धारण से निषेचन की क्रिया रोका जा सकता है। दूसरा है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि, इसमें क्या हो सकता है? इसमें गर्भ निरोधक गोलियां हो सकती है या गर्भ निरोधक इंजेक्शन आता है, उसको दिया जाता है ताकि बच्चों के गैप में, पैदा होने के गैप 2-3 साल का अंतर हो और बच्चे का सही से पालन पोषण हो सके। यह क्या होता है? इसके अंतर्गत गर्भ निरोधक गोलियां, इंजेक्शन आदि आते हैं जो गर्भ रोकने का कार्य करते हैं ताकि दो बच्चों के बीच का अंतर 3 साल या उससे अधिक हो और बच्चे का विकास अच्छे से हो सके, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है लैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर बतावे। एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन, ये क्या है? अलैंगिक जनन। जिस जनन में नर और मादा दोनों जीव भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। और जिस जनन प्रक्रिया में केवल एक ही जीव भाग लेते हैं उसे कहते हैं अलैंगिक जनन। देखिए पहले परिभाषा, वैसा जनन जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, लैंगिक जनन कहलाता है। ये ना वैसा जनन जिसमें कोई एक जीव भाग लेते हैं, अलैंगिक जनन कहलाता है। जनन कहलाता, समझिए, यह जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है
यह बहुकोशिकीय एवं बड़े जीवों में होती है। यह प्रक्रिया बहुकोशिकीय एवं बड़े जीवों में होती है। बड़े जीवों में होती है। यह प्रक्रिया एक कोशिकीय एवं छोटे जीवों में होती है। एक कोशिकीय एवं छोटे जीवों में होती है। छोटे जीवों में होती है। अगला क्या है समझिए। लैंगिक जो जनन द्वारा बच्चे होंगे उसमें भिन्नता अधिक पाई जाएगी, जिसके कारण उनका विकास भी अधिक होगा। इसमें विभिन्नता अधिक पाई जाएगी, पाई जाती है। इसमें विभिन्नता कम पाई जाती है। तीसरा, चौथा, इसमें जिसमें ज़्यादा विभिन्नता पाई जाएगी उनका जो संतान होगा वो अधिक विकसित होगा। इनके संतान अधिक विकसित होते हैं। इनके संतान कम विकसित होते हैं। इसमें निषेचन शुक्राणु और अंडाणु द्वारा होता है। अंडाणु द्वारा होता है। इसमें निषेचन मुकुलन विखंडन आदि द्वारा होता है। विखंडन आदि, इसमें जनन लिख दीजिए, आदि द्वारा होता है। देखिए अगले वीडियो में हम 40 से 50 तक, इसमें थोड़ा बड़े बड़े क्वेश्चन हो गए इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। अच्छे से इसको कंप्लीट करें। जब आपको हम 110 क्वेश्चन करा देंगे तो पूरा साइंस 10 साइंस का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा और मैक्सिमम क्वेश्चन इसी सीरीज से आने की पूरी संभावना रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।